हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम मध्य प्रदेश की एक शानदार सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, जो कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, तो तैयार हो जाइए। आज के क्वेश्चन कुछ अलग होने वाले हैं और आज हम आपको विद थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन समझाएंगे। और याद रखिए, जितने भी जो क्वेश्चन है, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं। और 50% क्वेश्चन ऐसे हम लेकर आए हैं यहाँ पर जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावना बनती है। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ। और सबसे पहले प्लीज दोस्तों, अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? ठीक है ना, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है हमारा, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पैदा हुए शोले फिल्म के दिग्गज लेखक कौन है? दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंदौर जिले में पैदा हुई शोले फिल्म के दिग्गज लेखक कौन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए ओके। चलिए, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सलीम चिश्ती, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा जावेद अख्तर, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सलीम खान और डी हो जाएगा हमारा सर सक्सेना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम आपको बता दें कि देखिए इंदौर सेल में जो पैदा हुए हैं, जो शोले फिल्म के दिग्गज लेखक कौन थे, तो वो थे सलीम खान। कौन थे? सलीम खान इज द राइट आंसर। ये कहाँ के थे? तो ये इंदौर शहर के थे। कहाँ के थे? इंदौर शहर के थे सलीम खान। बस एक दो क्वेश्चन निकलने के बाद हम आपको सारा का सारा डिटेल से समझाने को स्टार्ट कर देंगे। हर एक चीज वो आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है और जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक ना, चलिए तो मेरे साथ बनी रहिए क्लास के लास्ट तक। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंदौर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा भोपाल, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सागर और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा इनमें से कोई। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। क्लियर यहां तक? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बने रहिए क्लास के लास्ट तक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक ना, चलिए तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 75वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। चलिए, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्न में से किस या किन फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई है। आपको यहाँ पर कुछ फिल्म के या नाटकों के कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किन की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। ए ऑप्शन हो जाएगा जोधा अकबर, बी ऑप्शन हो जाएगा राजपूत, सी ऑप्शन हो जाएगा राजनीति और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भोपाल। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी है। इन सभी की शूटिंग कहां पर हुई है? भोपाल में हुई है, यानी मध्य प्रदेश में हुई है। जोधा अकबर और राजपूत, राजनीति, इन सारी की शूटिंग हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है। कहां पर हुई है? इन सभी की जो है शूटिंग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब मैं आपको बता दूं भोपाल को और किस नगर के नाम से जाना जाता है, तो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जाना जाता है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम हर एक क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, चलिए थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम जूम कर लेंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए, और उम्मीद है सबको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है, प्रोजेक्ट एरो कार्यक्रम किस जिले से आरंभ किया गया? दोस्तों, अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट एरो कार्यक्रम किस जिले से आरंभ यानी शुरू किया गया है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ग्वालियर, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों हमारा मुरैना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा गुना और डी हो जाएगा भिंड। ठीक है ना, तो देखिए प्रोजेक्ट एरो कार्यक्रम है किस जिले से शुरू हुआ दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो देखिए जो प्रोजेक्ट एरो कार्यक्रम है वह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है? मुरैना जिले से शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो प्रोजेक्ट एरो कार्यक्रम है ये तो मैंने आपको बता दिया कि जी कहां से शुरू हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है? मुरैना जिले से शुरू हुआ है। और पता है ये किसके लिए चलता है? तो यह मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल विस्तार से बताना चाहता हूं। यह डाकघरों, 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 यह डाकघरों
यह डाकघरों को आधुनिक बनाने पर आधारित है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? तो देखिए, प्रोजेक्ट एरो जो कार्यक्रम था, ये हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितनी भी डाकघर है इनको आधुनिक बनाना है, ठीक है ना। चलिए, उनके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 77वें नंबर का है, यानी 77 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी हम जान लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। चलिए, चलिए, सबको क्लियर दिख रहा है ना? यहाँ पर थोड़ा सा इसका और जूम कम कर लेते हैं ताकि आप सभी को पूरा पूरा क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे, ठीक ना। चलिए, मुझे उम्मीद है सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? ई टेंडरिंग प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ई टेंडरिंग जब भी मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम की बात आ जाती है या इस क्वेश्चन एग्जामों में, तो सबसे पहले याद रखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो ई टेंडरिंग प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा राजस्थान, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा गुजरात। तो देखिए, ई टेंडरिंग प्रणाली की शुरुआत जो हुई है राज्य से, वह मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है? मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। याद रखिए, ई टेंडरिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य क्या दोस्तों? देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक ना। क्या है? ई टेंडरिंग प्रणाली की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में, इसकी शुरुआत किसने की थी मैं आपको वो भी बता देता हूं। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत, इसकी इसकी शुरुआत लोक लोक निर्माण एवं नर्मदा घाटी विकास से शुरू हुई, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था? थोड़ा सा इसको डिटेल से जानते हैं। देखिए, ई टेंडरिंग प्रणाली होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी जो टेंडर वगैरह डलते हैं जी, अब सारे के सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे वो किसी नदी को बचाव के लिए कोई टीम के द्वारा काम कराने का हो, कुछ भी हो। तो ई टेंडरिंग प्रणाली की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत लोक निर्माण एवं नर्मदा घाटी विकास से शुरू की गई। एंड क्वेश्चन यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो सबको क्लियर दिख रहा होगा ना? ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में आईटी पार्क की स्थापना की गई है? याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में आईटी पार्क? आईटी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो आईटी का नाम जब भी आता है तो आपको पता है आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आपको पता है कि आज जो मैं क्लास बना रहा हूं और कल सीखो कमाओ योजना का लास्ट दिन था रजिस्ट्रेशन का, और उसमें जो आईटी का एक ऑप्शन था आईटी सेक्टर का। तो जैसे अब आईटी का सेक्टर को चॉइस करते थे तो आप देखते थे कितनी सारी पोस्टें खुल जाती थी, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता था। तो कोडिंग आता था, वेब डेवलपमेंट आता, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आता था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आता था, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस वगैरह आता था, डाटा एनालिसिस वगैरह। बहुत सारा एक आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है और दिन पे दिन आईटी सेक्टर का विकास होता जा रहा है और आने वाले समय में इसमें सबसे ज्यादा नौकरियों की संभावना है। हालांकि अभी भी इतनी सारी जॉब्स वगैरह रहती है प्राइवेट सेक्टर में आईटी से, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में आईटी पार्क की स्थापना की गई है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, एक ऑप्शन हो जाएगा हमारा भोपाल, इंदौर और सागर, और बी ऑप्शन हो जाएगा भोपाल और ग्वालियर, से हो जाएगा हमारा इंदौर और रीवा, और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंदौर और भोपाल। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में किन दो शहरों में आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं, इसलिए हो जाएगा कि आईटी पार्क की स्थापना कहां पर की गई है, तो आईटी पार्क की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश की एजुकेशन की राजधानी कहे जाने वाले इंदौर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और जीरो की नगरी के नाम से जाना जाने वाला भोपाल में की गई है। तो इंदौर और भोपाल में आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हब स्थापित किया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा इंदौर में। इंदौर में तो पहले से ही है दोस्तों, लेकिन अब और बड़े स्तर पर इसको विकास किया जा रहा है और एजुकेशन के हब के नाम से भी जाना जाता है हमारा इंदौर। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। और इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इकबाल सम्मान होता है वह मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय एकता, और बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सांप्रदायिक सद्भावना, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा हिंदी साहित्य, और डी हो जाएगा हमारा रचनात्मक उर्दू लेखन। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इकबाल सम्मान है वह किसके लिए दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, तो राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा ये सम्मान उर्दू किसके लिए दिया जाता है, रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। किसके लिए जाता है, रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं किसके लिए दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं राज्य राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा, राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा यह राष्ट्रीय सम्मान उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चन? चलिए तो आपने जान लिया है कि इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो जो मध्य प्रदेश राज्य के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चन किसी को? चलिए अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं यहाँ से, और याद रखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेला की राजधानी बनाया था। अच्छा खासा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे फैक्ट हम बताएंगे कि किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बुंदेला वंश, और बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सिंधिया वंश, और सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मुगल वंश, और डी हो जाएगा हमारा चंदेल वंश। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर, तो वे हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम और जूम कर लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेला वंश ने। ठीक है ना। तो किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, तो बुंदेला वंश ने बनाया था। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं कि राजा, सबको क्लियर दिख रहा होगा, राजा रुद्र प्रताप के द्वारा 1531 में स्थापित 1531 में स्थापित ओरछा को बुंदेल शासकों ने क्या किया था,
तो बुंदेल शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किसको? ओरछा को। अब बात जब भी ओरछा की आ जाती है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ओरछा हमारा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ओरछा हमारा निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ओरछा हमारा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक और क्वेश्चन आपसे हमारा पूछा गया है कि ओरछा किन शासकों की राजधानी रहा है? तो ओरछा बुंदेला शासकों की राजधानी रहा है। किसकी रहा है? बुंदेला, या कह सकते हैं बुंदेल वंश। ठीक है ना? इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओरछा पहले आता था हमारा टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत, लेकिन आपको पता है कि जब से टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ है, तब से ओरछा हमारा निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने लगा है। क्लियर है यहाँ तक? और ओरछा किस नदी के किनारे आता है हमारा? तो बेतवा नदी के किनारे ओरछा बसा हुआ है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? चलिए, राजा रुद्र प्रताप के द्वारा 1531 में स्थापित ओरछा को बुंदेल शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से सबसे पहले उसको भी देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं सबसे पहले तो, ताकि आप सभी को क्लियर दिखाई दे। ठीक ना? चलिए, अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और हम जूमिंग साइज बढ़ा लेंगे ताकि आप सभी को क्लियर दिखना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा बैतूल, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर बुरहानपुर, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धार, डी हो जाएगा पन्ना। तो देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला है, मैं आपको बता दूं तो मध्य प्रदेश के कहां पर असीरगढ़ का किला है? तो बुरहानपुर में है। कहां पर है? बुरहानपुर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम और डिटेल से जानने की कोशिश करें तो बताते हैं हम आपको। ताप्ती, ताप्ती नदी के तट पर बसा असीरगढ़, ताप्ती नदी के तट पर बसा असीरगढ़ बुरहानपुर के निकट स्थित है, यानी बुरहानपुर जिले के अंतर्गत ही आता है, निकट स्थित है। चलिए, क्लियर है? तो हमने क्या जाना इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन एक ऐसा ही पूछा जा सकता था आपसे कि बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है? ये तो आपने बता दिया बुरहानपुर में। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे अगर आपसे पूछता कि बताइए मध्य प्रदेश का जो असीरगढ़ का किला है वे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन किसी को? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हमको जानना है। ठीक ना? चलिए, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस वंश के समय बना था दोस्तों? ठीक ना? अब बात जब भी मध्य प्रदेश की आती है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए, एलोरा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक ना? तो एलोरा का जो जो विख्यात शिव मंदिर है वे किस राजवंश के समय बना था? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा राष्ट्रकूट, और बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा चालुक्य, सी हो जाएगा चोल, और डी हो जाएगा परमार वंश। ठीक है? चलिए, तो मैं आपको बता दूं एलोरा का जो विख्यात शिव मंदिर है वह किस समय बना था दोस्तों? मैं आपको बता दूं तो ये दोस्तों जो है राष्ट्रकूट वंश के समय बना था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। किसके समय बना था? राष्ट्रकूट वंश के समय बना था। ठीक ना? राजवंश के समय बना था। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कई बार जी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल से आपको बताता हूं। तो देखिए, औरंगाबाद, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? औरंगाबाद की। औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा, एलोरा की गुफाएं
गुफाएं नंबर, यहां से याद रखिए, एलोरा की गुफाएं नंबर 16, कितना, गुफा नंबर 16 में बना, गुफा नंबर 16 में बना विश्व विख्यात, विश्व विश्व विख्यात कैलाश मंदिर, विश्व विख्यात कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। देखिए कल से जितनी भी क्लास होंगी हम आपको ऐसे ही समझाएंगे कि क्वेश्चन विस्तार से। कृष्ण प्रथम ने कब बनवाया था ये भी जानना जरूरी है कि, तो कृष्ण प्रथम ने लगभग 758 से लगभग 783 ईस्वी के समय की बात है, तो 783 ईस्वी में बनवाया था, ठीक ना। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था इस क्वेश्चन में, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, मैंने आपको बताया कि एलोरा का जो विख्यात शिव मंदिर है किस वंश के, किस राजवंश के समय बना था। तो देखिए राष्ट्रकूट राजवंश के समय बना था और औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफा नंबर 16 में बना है। किस में बना है, गुफा नंबर 16 में विश्व विख्यात कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 758 से 783 ईस्वी में इसको बनवाया था। क्लियर यहां तक, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट सुनी दोस्तों। चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलिए, तो सबको क्लियर दिख रहा होगा ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बाण सागर बांध है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है दोस्तों, ठीक ना। चलिए सबको इसका आंसर बताने की कोशिश करना है। तो देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी, बी ऑप्शन हो जाएगा कैन नदी, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंद्रावती, और डी हो जाएगा हमारा सोन नदी दोस्तों, ठीक ना। चलिए, तो देखिए जो बाण सागर बांध का निर्माण है वह किस नदी पर हुआ है, तो मैं आपको बता दूं ये सोन नदी पर इसका निर्माण हुआ है। किस नदी पर निर्माण हुआ है इसका, सोन नदी पर निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। इसके बारे में भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं तो रीवा से 50 किलोमीटर दूर स्थित, जो रीवा जिले से क्या है 50 किलोमीटर दूर है हमारा बाणसागर बांध है, और यह किस नदी पर है, तो यह सोन नदी पर बनाया गया है। और इस पर निर्मित बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना, ये भी मैं बता देता हूं। चलिए, बांध सोन नदी पर बनाया गया है। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो अब बनाया गया है ये तो क्लियर है, इस नदी पर निर्मित जो बांध है, इस नदी पर निर्मित बाण सागर बांध, बाण सागर बांध परियोजना बाण सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एवं बिहार की एक संयुक्त परियोजना है।
क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है यहाँ पर, मैंने आपको बताया है सबसे पहले कि जो बाणसागर बांध का निर्माण है किस नदी पर हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, बाणसागर बांध। तो देखिए बाणसागर बांध का निर्माण हमारा सोन नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? सोन नदी पर हुआ है। रीवा से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर ये स्थित है और जो बाणसागर बांध है हमारा, इस सोन नदी पर बनाया गया है। इस नदी पर निर्मित जो बाणसागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। इतना सब हमने इस क्वेश्चन के बारे में जाना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश के, थोड़ा सा इसको राइट हैंड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। अच्छा खासा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। ए ऑप्शन हो जाएगा महू, बी ऑप्शन हो जाएगा अमरकंटक, सी हो जाएगा बैराघाट और डी हो जाएगा हमारा बैतूल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा? अमरकंटक, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अमरकंटक में से क्या होता है, 2 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल होता है। इसके बारे में चलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं आपको, कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विंध्याचल पर्वत, श्रेणियों की मेकल पर्वतमाला, मेकल पर्वतमाला के अमरकंटक से मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती है मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनमें से सबसे पहली मुख्य नदी है वे कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। दूसरी प्रमुख नदी कौन सी है? सोन नदी, जिस पर बाणसागर बांध बनाया हुआ था, जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो देखिए मध्य प्रदेश की किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल होता है। तो पहला है विंध्याचल पर्वत मेकल श्रेणी की पर्वतमाला के यानी अमरकंटक के मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, दूसरी है हमारी सोन नदी। क्लियर है? आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आप सभी को बताने की कोशिश करना है और देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन बताता है, ठीक ना। चलिए, अगर किसी को भी पता है दोस्तों, लेकिन लास्ट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगा है, पसंद आता है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। और क्वेश्चन है आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। तो आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन था हमारा ये, और इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं देंगे और ये क्वेश्चन का आंसर कल आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर देने की कोशिश करता है दोस्तों। तो मैं आपसे लेता हूं विदा और मिलते हैं कल एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नई क्लास के साथ दोस्तों। और जो भी आपको कंफ्यूजन है तो बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल, जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।